नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पीटीआई एंड यूपीटीजीटी 2022 की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है दोस्तों आपके पास। अभी इसी वक्त से आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स जो है वो फिनिश हो सके। और आपकी रिवीजन और प्रिपरेशन पर्पज से ही इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, जिसमें सेल्डन का क्लासिफिकेशन, क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन, जूंग्स का क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ जो है हिपोक्रेट्स के क्लासिफिकेशन को हमने शामिल किया है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शरीर वर्गीकरण की प्रणाली की खोज करने वाला सर्वप्रथम ज्ञात व्यक्ति कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विलियम शेल्डन। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेल्डन जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सोमैटोटाइप क्लासिफिकेशन की खोज की थी, या जो है इनके क्लासिफिकेशन को इन्होंने पर्सनालिटी को 3 प्रकारों में बांटा है, एंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक। अब तो आपको याद ही आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं शेल्डन के सोमैटोटाइप क्लासिफिकेशन की। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एंडोमार्फ होते हैं उनको 711 टाइप में, और जो मीजोमार्फिक होते हैं उनको 171 टाइप में, और जो एक्टोमार्फिक होते हैं उनको 117 टाइप में भी जो है कैटेगराइज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद और आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण कहलाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। व्यक्तित्व की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व यानी कि आप किस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं, दूसरों से व्यवहार करते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग तरीका होता है और यही कहलाता है उसका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, जो कि उसे अन्य लोगों से बातचीत करने में सबसे स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त किया जाता है। तो ये सभी पर्सनालिटी की ही जो है विशेषताएं होती हैं। एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल होता है? तो देखिए, एथलेटिक जो होता है ये एक टाइप होता है, शेल्डन के क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। आपको बता दें, शेल्डन ने जो 3 टाइप बताए थे, एंडोमार्फ, मीजोमार्फ और एक्टोमार्फ, तो उनमें से जो मीजोमार्फ टाइप के जो होते हैं इंडिविजुअल, उन्हें एथलेटिक टाइप में डिवाइड किया जाता है। मीजोमार्फ टाइप के यानी जिनमें मसल्स जो साहसी, उत्साही, निडर और सशक्त होते हैं, और जिनमें जो मसल्स होती हैं वो मेनली डेवलप होती हैं, तो उन्हें एथलेटिक पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एथलेटिक की विशेषताएं कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं है इसमें से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आत्मसमर्पणता जो है वो एथलेटिक का एक गुण नहीं है, और इसके अलावा जो है आत्मविश्वास, बहिर्मुखता और लड़ने की भावना, ये सभी एथलेटिक व्यक्तित्व में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीजोमार्फिक की विशेषता क्या होती है? तो शेल्डन टाइप का ही एक प्रकार है मीजोमार्फिक, जिसे कि एथलेटिक पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। और इस प्रकार के जो इंडिविजुअल होते हैं उनका शरीर ताकत, चपलता तथा चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा माना जाता है। तो देखिए कौन सी विशेषता होती है मीजोमार्फिक की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। गर्दन मजबूत और लंबी होती है मीजोमार्फिक टाइप के पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। कालानुक्रमिक आयु, यानी कि जो मंथ, डेज और ईयर्स में जो आयु होती है, कालानुक्रमिक आयु के हिसाब से ही वर्गीकृत किया जाता है बालक व किशोरों को। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास निम्न में से क्या होता है? अब बात की जा रही है एक्टोमार्फ टाइप पर्सनालिटी की। शेल्डन क्लासिफिकेशन के बारे में ही हम डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो कैसा होता है एक्टोमार्फिक व्यक्ति? देखिए, पतला और स्लेंडर फ्रेम होता है। एक्टोमार्फिक टाइप के जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है? आपको बता दें कि लंबा, दुबला पतला तथा सुंदर होता है। ये व्यक्ति प्रायः एकांत प्रिय, असामाजिक तथा अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। और ये जो होते हैं मेनली इस टाइप वाले जो व्यक्तित्व वाले जो खिलाड़ी होते हैं, वो सहनशीलता यानी एंड्योरेंस वाले गेम्स में ज्यादा
एक्टिव होते हैं, साथ ही साथ जिम्नास्टिक में भी ये एक्टिव होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मीजोमॉर्फ होते हैं वो एथलेटिक टाइप के होते हैं, और इसके अलावा जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो भी एंडोमॉर्फ टाइप के जो होते हैं इंडिविजुअल, वो मेन रूप से पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक और सुमो कुश्ती आदि इन सभी गेम्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्र के किस पड़ाव पर लड़कियां लड़कों से तेजी से परिपक्व होती हैं, यानी उनमें वृद्धि तेजी से पाई जाती है लड़कों के कंपैरिजन में। और बात की जा रही है किशोरावस्था की, यानी 13 to 19 ईयर्स, टीन एज की बात यहाँ पे की जा रही है। अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसलन जोड़ किस प्रकार का जोड़ है, और बात की जा रही है ऑप्शन नंबर बी की, यानी गैर अक्षीय जोड़, यानी कि नॉन एक्सियल ज्वाइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, नॉन एक्सियल ज्वाइंट जो होते हैं एक प्रकार के ग्लाइंडिंग ज्वाइंट होते हैं, जिन्हें कि नॉन एक्सियल ज्वाइंट या गैर अक्षीय जोड़, नॉन ग्लाइंडिंग ज्वाइंट होते हैं जिन्हें गैर अक्षीय जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट, ओके, फिसलने और ग्लाइडिंग मूवमेंट की अनुमति ये देते हैं। ओके, ग्लाइडिंग मूवमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। सही विकल्प चुनिए। ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना होता है वो क्या कहलाता है, तो आक्रामकता का साधन के रूप में उपयोग इसे कहते हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान में ऐसा व्यवहार करे जिससे प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचे तो इसे आक्रामकता के रूप में जाना जाता है। मनोलैंगिक विकास के दौरान क्या होता है, और मनोलैंगिक विकास किस अवस्था में पाया जाता है, देखिए तो किशोरावस्था में मुख्य रूप से मनोलैंगिक या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का बर्ताव किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो अभिजात वर्ग, यानी कि साथी समूह या जो इनके फ्रेंड सर्कल जो होता है उस टाइम पे एडोलसेंस जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार अपने जो साथी वर्ग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर दोनों ही व्यक्तित्व में प्रभाव डालते हैं। वृद्धि निम्नलिखित कालों में किस काल में सबसे अधिक होती है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में वृद्धि सबसे ज्यादा तेजी से होती है। ओके, सबसे अधिक होती है। शैशव काल में बच्चे की वृद्धि अधिक तेज होती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, शैशव काल की बात की जा रही है। तो 5 से 6 वर्ष की आयु तक जो होता है तो इसमें बच्चे की वृद्धि सबसे अधिक तेजी से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कौन सा कृष्ण के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, पीटीआई ग्रेड 3, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में प्रीवियसली पूछा जा चुका है। और अब हम बात कर रहे हैं क्रेस्मर के बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन की। इससे पहले हमने शेल्डन के बॉडी टाइप को डिस्कस किया, अब हम क्रेस्मर के बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, कोलेरिक टाइप जो है वो क्रेस्मर के दिए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। इसके अलावा देखिए पिकनिक टाइप, पिकनिक का मतलब होता है नाटे या छोटे व्यक्ति, और मोटी गर्दन वाले, मजबूत चेहरा, गोल, और एथलेटिक जो होते हैं वो मीजोमॉर्फ टाइप के होते हैं, और स्थेनिक जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फ टाइप के होते हैं। तो इस तरह से क्रेस्मर ने जो है बॉडी टाइप, कौन से बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन बताया था, पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक, इस टाइप में डिवाइड किया था बॉडी टाइप पर्सनालिटी को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मजबूत और लंबी गर्दन जो है वो एक्टोमॉर्फ शरीर संरचना का घटक नहीं है, क्योंकि एक्टोमॉर्फ वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर दुबला, पतला और लंबा होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सही मैच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देखिए राउंड रॉबिन जो होती है, यहाँ पे देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। राउंड रॉबिन जो है वो एक प्रकार की प्रतियोगिता है, आप सभी को पता है। काइफोसिस एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है, और जिसे कुबड़ापन कहते हैं। परकशन मालिश से रिलेटेड है, और स्टर्नम एक प्रकार की हड्डी है जो कि थोरैक्स में पाई जाती है, थोरैसिक कैविटी में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुबड़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो कुबड़ को घुमावदार कंधे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जितने भी वीडियोस हम आपके लिए इन दिनों ला रहे हैं उन सभी में कुबड़ या काइफोसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है, आपको पता है। तो कुबड़ को कुबड़ापन,
राउंड बैक, हंच बैक, हम्प बैक, अपर बैक, राउंड बैक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके चलिए। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 6 भागों में स्पेंसर ने बांटा है। तो देखिए स्पेंसर का जो क्लासिफिकेशन है तो उनके अनुसार व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें शामिल है नंबर 1 कॉग्निटिव टाइप पर्सनालिटी, नंबर 2 एस्थेटिक टाइप पर्सनालिटी, नंबर 3 इकोनॉमिक पर्सनालिटी, नंबर 4 पॉलिटिकल पर्सनालिटी, नंबर 5 रिलीजियस एंड नंबर 6 जो है सोशल टाइप पर्सनालिटी। तो इन 6 प्रकारों में स्पेंसर ने व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। एंडोमॉर्फ की विशेषता निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। शिथिल एवं वसा, यानी कि मोटे, गर्दन मोटी और जो आलसी टाइप के व्यक्ति होते हैं वो एंडोमॉर्फ में आते हैं, जो कि खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं। ये देखिए तीनों ही प्रकार के जो पर्सनालिटी है शेल्डन के अनुसार जो दिए गए हैं व्यक्तित्व, उनका जो मेन फीचर है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं किस कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है? तो सभी प्रकार का, यानी कि शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का अवशोषण, इन सभी चीजों का ज्ञान होना शारीरिक शिक्षक को अति आवश्यक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सिगमंड फ्रायड का निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंध है? और मनोविश्लेषण ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। आप सभी को पता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जी हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार मानव विकास के किस काल को जन्म पूर्व अनुभवों के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। शैशव काल की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाला जो है वो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। शरीर की वृद्धि को, क्वेश्चन को आपको हम समझा देते हैं क्वेश्चन को, कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो वो किस प्रोसेस को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में? तो शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण, पहले ही हमने आपको बता दिया है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। आपको पता है कि पर्सनालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि किस टाइप का पर्सनालिटी वाला है इंडिविजुअल, वो किस टाइप के गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है फिजिकल एजुकेशन से। व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है, तो अगेन वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण ही इंडिविजुअल भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। वैयक्तिक आनंद को मनोविनोद के रूप में जाना जाता है। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे प्यूबर्टी या एडोलसेंस या टीन या प्यूबर्टी के रूप में ही इसे मेनली जानते हैं। ओके, और जो 11 से 13 वर्ष होता है वो अर्ली एडोलसेंस कहलाता है, 11 से 14 वर्ष, और फिर 14 से 17 साल जो होता है वो लेटर एडोलसेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मीजोमॉर्फ का क्या मतलब होता है? तो एथलेटिक टाइप होता है, पहले हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। संवेगात्मक खेल में इसे शामिल किया जाता है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक सभी, आनुवांशिकता, पर्यावरण, जलवायु, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों की चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? तो लंबाई एवं वजन में परिवर्तन जो है वो वृद्धि को यहाँ पे व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए क्रेशमर ने जो डिवाइड किया था वो पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक टाइप में, शेल्डन ने एंडो, मीजो और एक्टोमॉर्फ में, और जुंग ने जो है तो जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 टाइप्स में डिवाइड किया था पर्सनालिटी को। साथ ही साथ
जो है एम्फी वर्ड यानी उभयमुखी के रूप में भी डिवाइड किया था जुंग ने। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं? ये भी आपको बता दिया है। किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक शारीरिक शिक्षक की ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होती है, ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिससे वो अन्य टीचर से, अन्य लोगों से भिन्न होता है और कहीं ना कहीं अलग होता है और उसका एक अलग स्थान होता है बच्चों की नज़र में और समाज में एक अलग योद्धा होता है। तो प्रभावी, आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की सक्षमता जो है अलग करती है एक शारीरिक शिक्षक को अन्य व्यक्तित्व वाले लोगों से। पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? एंड ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। पिकनिक का मतलब होता है एंडोमार्फ टाइप की पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व जो कि क्रेस्मर की क्लासिफिकेशन में शामिल है। व्यक्तित्व के बहिर्मुखी विकास में क्या शामिल है? तो देखिए जुंग ने जो क्लासिफिकेशन दिया था कि जो पर्सनालिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है लोगों की, या तो कुछ लोग एक्सट्रोवर्ड होते हैं और कुछ लोग इंट्रोवर्ड होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ड में क्या शामिल होता है? तो शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, ये सभी शामिल होते हैं एक्सट्रोवर्ड टाइप की पर्सनालिटी में। 9 से 11 वर्षों की वृद्धि और विकास की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है अर्ली एडोलसेंस के रूप में जाना जाता है, परवर्ती बचपन के रूप में। सॉरी, इसे यहाँ पे आपको बता दें कि 9 to 11 की बात की गई है, तो जो चाइल्डहुड की बात यहाँ पे की गई है, सॉरी, जो ये एक्चुअली बाल्यावस्था की बात की गई है, चाइल्डहुड है यहाँ पे। और चाइल्डहुड में भी कौन सा टाइप होता है? देखिए 9 से 11 वर्ष वाला जो होता है वो परवर्ती बचपन यानी कि लेटर चाइल्डहुड होता है। ओके, और 6 से 10 साल तक का जो टाइम होता है, 6 से 9 साल तक का, वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसिक विकास में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो तर्क और सोचना, ये जो है मानसिक विकास में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट तनाव क्या होता है? तो खिलाड़ी के लिए लाभकर एवं हानिकर दोनों ही होता है स्थिति के अनुसार तनाव। तो आपको बता दें दोस्तों कि स्ट्रेस एक ऐसी दशा या परिस्थिति होती है जो एक व्यक्ति के सामान्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करती है। और स्पेशली अगर हम बात करें खिलाड़ियों के लिए तो तनाव ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, यानी कि मीडियम जो स्ट्रेस होता है वो हेल्पफुल होता है, ज़्यादा या कम जो होता है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चे को, उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हियर सुपर ईगो की बात की जा रही है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, तो उसमें उन्होंने जो बताया था तो 3 चीज़ों के बारे में बताया था, इदम, ईगो और सुपर ईगो। तो क्वेश्चन में जो बात की गई है वो सुपर ईगो के बारे में बात की गई है। खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीक का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जानने का प्रयास किया जाता है खेल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, समाज प्रारूप मापने के यंत्र के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, एनवीएस टीजीटी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोलैंगिक विकास किस अवस्था में होता है? तो एडोलसेंस पीरियड में, हमने आपको बता दिया है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट शामिल होता है। किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट हियर। आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सी में जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो करेक्ट आंसर है वो है 2nd and 4th इज करेक्ट। तो देखिए किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो शरीर का घनत्व और प्रतिशत शरीर वसा यानी कि चर्बी की बात यहाँ पे बात की जा रही है, और लीन बॉडी मास तथा फैट बॉडी मास शामिल होते हैं बॉडी कंपोजिशन में। ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में की जा रही है। बॉडी कंपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता कौन सी समझदारी कहलाती है? तो इसे बौद्धिक समझदारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बौद्धिक समझदारी। व्यक्तियों के शरीर की किस्म या काय किस्म को किसने 3 श्रेणियों एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ में किसने
डिवाइड किया था? तो शेल्डन ने क्लासिफाइड किया था, पहले हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? तो चक्कर आना जो है उसका संबंध मनोवैज्ञानिक आशंका से नहीं है। इसके अलावा देखिए मन स्थिति में उतार चढ़ाव, लगातार चिंता, उदासी, खिन्नता, परेशानी, डिप्रेशन, ये सब कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक फीचर्स से रिलेटेड है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज, निरुत्साही होते हैं, अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं? तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हिपोक्रेट्स के क्लासिफिकेशन की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरुत्साह इज करेक्ट आंसर। तो आपको बता दें कि जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने जो है बॉडी कफ प्रवृत्ति वाले जो होते हैं उन्हें कोलेरिक कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं मिलेनोकोलिक, उन्हें काले पित्त वाले कहा जाता है। ओके दोस्तों, तीसरे जो होते हैं फेल्गमेटिक, उन्हें पीले पित्त वाले कहा जाता है। और जो फोर्थ होते हैं सैंग्विनिक, उन्हें अधिक रुधिर वाले या जो है उत्साही, हंसमुख और जो है आशावादी के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिवाइज करते हुए चलिए। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ही पूछ लिया गया है, तो फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। कोलेरिक मतलब कफ प्रवृत्ति वाले, मिलेनोकोलिक मतलब काले पित्त वाले, फेल्गमेटिक मतलब पीले पित्त वाले, और सैंग्विनिक मतलब जो कि अधिक रुधिर वाले व्यक्तित्व को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान विस्तृत क्षेत्र की गतिविधियों में से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर कैसा होता है? तो मध्यम चिंता का स्तर सभी के लिए लाभदायक होता है, यानी कि ना ज़्यादा और ना कम। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। किसने यह कथन दिया था? तो H.C. मॉरिसन के द्वारा दिया गया यह कथन है या परिभाषा है यह व्यक्तित्व की। 16 PF प्रश्नावली का संबंध किससे है? तो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण से है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। F परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग में आता है? तो 2 या 2 से अधिक चरों में जब तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो F परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज किस पीरियड में होती है? तो 3 वर्ष की आयु तक, यानी कि इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में होती है। लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा तीव्रता से होती है तो टीन एज में 13 से 19 साल की अवस्था में। कालानुक्रम का मतलब होता है वर्ष, महीने तथा दिन में उम्र की अभिव्यक्ति को कालानुक्रम कहा जाता है। कौन सा संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एस्थेनिक का मतलब होता है एक्टोमार्फिक, जो कि क्रेस्मर के बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन में शामिल है दोस्तों। पतले, छिछले छाती वाले यानी कि एस्थेनिक बॉडी टाइप को एक्टोमार्फिक टाइप के भी पर्सनालिटी कहा जाता है, क्रेस्मर के क्लासिफिकेशन में से शामिल किया जाता है। ओके, ये देखिए क्रेस्मर ने इस टाइप का वर्गीकरण बताया था। सिगमंड फ्रायड का मतलब होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित होती है। नेक्स्ट, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर क्या होती है? तो काइफोसिस यानी कि कुबड़ापन। एक विकृति दूसरे विकृति यानी एक डिफॉर्मिटी दूसरी डिफॉर्मिटी के विकास का कारण होती है। तो नॉक नीज जो होता है, नॉक नीज का कारण कौन सी डिफॉर्मिटी होती है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। फ्लैट फुट के कारण नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक बनावट किसका सूचक होता है? तो व्यक्तित्व का सूचक होता है। फ्रायड जन्मदाता है तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता है। किसने कहा कि व्यक्तित्व वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे? तो आरबी कैटल ने इस तरह से परिभाषा दी थी व्यक्तित्व की। दोस्तों आरपीएससी पेपर 3, पेपर 2 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। काइफोसिस डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? तो पहले हमने बता दिया है, इसे गोल कमर, हंच बैक, हम्प बैक, राउंड बैक के रूप में भी जाना जाता है। मनोमूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आती है शैशवावस्था, इन्फेंसी, फिर बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, फिर किशोरावस्था
बाल्यावस्था यानी कि एडोलसेंस, और फिर ओल्ड एज यानी कि वयस्क अवस्था आती है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू एडल्टहुड बोलते हैं, वयस्क को एडल्टहुड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या होता है। तो वंशानुक्रम एवं हेरिडिटी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है, और आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा कि स्कोलियोसिस, जो कि एक प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड, लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन इज नोन एज स्कोलियोसिस। जब एस शेप या सी शेप की हो जाती है हमारी स्पाइन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, तो उसे हम स्कोलियोसिस के रूप में जानते हैं। और स्कोलियोसिस जो है मेजर करता है, स्कोलियोसिस को मेजर करने के लिए स्पाइनोग्राफ का यूज किया जाता है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो मानव व्यवहार का, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको ये आंसर सॉल्व करा दिया था। वृद्धि एवं विकास के काल 8 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है, तो इसे बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। वर्षों, महीनों एवं दिनों में आयु कालानुक्रमिक आयु कहलाती है। काइफोसिस को किस नाम से जाना जाता है, तो राउंड बैक के नाम से। और देखिए हॉलो बैक जो है वो, हॉलो बैक या स्वे बैक जो है वो किसका दूसरा नाम है, तो लॉर्डोसिस का दूसरा नाम है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया वृद्धि होती है।